अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 111 बनता है, वैसे रिवीजन क्लास है हमारी। पार्ट ए स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, रिवीजन से पहले थोड़ा सा उधार चुका लें। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था और आखिरी लेक्चर में जैसे कि आपको पता था कि एक इंतकाल, ताया जी की इंतकाल की वजह से मुझे जाना पड़ गया फ़ौरन। तो मुझे लगता है कि एंड से थोड़ा सा एक दो एंट्रीज भी मैंने छोड़ दी थी, तो थोड़ा सा इसको ज़रा रिवाइज़ कर लें, बेहतर है। कोशिश करेंगे कि ये 15-20 मिनट में हो जाए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कॉस्ट फ्लो प्रोडक्शन का ये होता है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री खरीदी जाती है, वेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ये जो मटेरियल की इन्वेंट्री खरीदी है और जो वेजेस रिकॉर्ड की हैं इनको फिर एलोकेट किया जाता है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट वाला वर्किंग प्रोसेस में चला जाता है। देखो, रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या है? ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। रॉ मटेरियल खरीदने की एंट्री क्या है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर या कैश क्रेडिट। वेजेस रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या है? वेजेस एक्सपेंस डेबिट, पेबल या कैश क्रेडिट। अब ये जो एक्सपेंस डेबिट हुआ, पे ये हो गया, पेमेंट की लड़ाई नहीं है। जो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस वो तो सारे ऑर्गेनाइजेशन का, लेट से 50 रुपए का एक्सपेंस आया। अब इसमें से कितना फैक्ट्री के मजदूरों की तनख्वाह है, कितना सेलिंग एडमिन की है, ये अलग से फिर चार्जिंग होती है, ठीक है ना। तो फिर वेजेस रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या हुई? वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल, और साथ में एंट्री बड़ी वाली सिखाई थी, दिखाता हूं अभी, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ सादा रखते हैं, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। अब ये हमारे पास बॉक्सेस भर गए, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, इसमें वेजेस एक्सपेंस भरा हुआ है। अब यहां से एलोकेशन करनी है। डायरेक्ट मटेरियल की एलोकेशन क्या होगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। और इनडायरेक्ट की एफओएच डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। जो वेजेस हैं फैक्ट्री वर्कर्स की, डायरेक्ट वाली वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। और जो इनडायरेक्ट वाली हैं एफओएच डेबिट और वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, और जो वेजेस सेलिंग एडमिन, रॉ मटेरियल तो सेलिंग एडमिन नहीं ना होता, रॉ मटेरियल तो हेड ऑफिस में ना पड़ा होता, लेकिन ये तो हेड ऑफिस की, एडमिन की, सेलिंग की, ये सैलरीज भी होती हैं। उन सैलरीज की एंट्री क्या होगी? उनको जब रिकॉर्ड करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन वो यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट था ना, एंट्रीज नीचे पड़ी हुई है, वो सारी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एफओएच। अच्छा, अब रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गई, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। एफओएच इसमें कौन से वाले आते हैं? अप्लाइड वाले। उनकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच क्रेडिट। और ये एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के हम प्रोडक्शन के हिसाब से ये रिकॉर्ड किया करते थे, ये वो वाला एफओएच। यहां तक कोई मसला नहीं है। फिर आता है जो आपने एफओएच एक्चुअल के रिकॉर्ड करने होते हैं। वो जैसे आपने बिजली का बिल पे किया, आपने एंट्री की एफओएच डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। मतलब इसी तरह के जो डेप्रिसिएशन आ गई प्लांट मशीनरी की, उसकी एंट्री क्या बनती है? एफओएच डेबिट, प्लांट मशीनरी फैक्ट्री की एफओएच डेबिट, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट। यानी कि जो बाकी खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जो सारे खर्चे एक्चुअल में हुए, उसकी एंट्री होती है एफओएच डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यहां से अंडर ओवर का मामला निकल आता है, जो कॉस्ट ऑफ सेल में भी रिकॉर्ड हो सकता है, पीएनएल में भी हो सकता है। खामोश हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में कर देते हैं जी। जी, अप्लाइड एब्जॉर्ब मैं भी जाके दिखा देना, मैंने लिखा था, मैंने दिखा ही देना। नहीं, अब तो ऐसे तो नहीं। एफओएच कब शुरू किया था हमने? लेक्चर बहुत पुरानी बात, लेक्चर बहुत पुराना हमने शुरू किया था, और 1900, यार ये तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है 22 में। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने कहाँ पे लिखा था? एलोकेशन मैंने ढूंढ तो लेना है, इंशाल्लाह। चलो बहरहाल मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये नहीं है। मैंने आपको कहा था कि एब्जॉर्ब, अपोर्शन, अप्लाइड एक ही चीज़। हाँ, वो आई थिंक सीवीपी के अंदर हमने जाकर किया था। यहाँ पे भी शायद हो, नहीं। अच्छा चलो अभी ज़रा पॉज करें, रिकॉर्डिंग ना बढ़े, मैं ज़रा ढूंढ लूँ सीवी वाले लेक्चर जी। तो ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर था, सॉरी, लेक्चर 37 हमारा था। उसके अंदर हमने, मुझे बच्चों ने बताया, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। हमने कहा था एग्जिस्टिंग एफओएच इररेलेवेंट है, इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं? एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शन्ड, जर्नल। ये सारे के सारे एब्जॉर्ब्ड के ही नाम है। एब्जॉर्ब्ड को एलोकेटेड भी कहते हैं, मशहूर सबसे ज़्यादा यही दो हैं, एब्जॉर्ब्ड या एलोकेटेड। लेकिन इसको अपोर्शन्ड भी कहते हैं, जनरल भी कहते हैं, ठीक है। हुणे दसो केड़े लेक्चर ते फिर रहे सी असीं? 110 पे। अच्छा जी, सुकून से पढ़ना है आज हमने, कोई जल्दी नहीं है हमें, है ना।
अच्छा, तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच क्रेडिट, और एक्चुअल की एंट्री एफओएच डेबिट और रेलेवेंट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो चुका, यहां से अंडर ओवर निकल आया, ये अभी खाली है, बीडी पड़ा है, सीडी पड़ा है प्रोसेस का, मटेरियल डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गई, एफओएच एब्जॉर्ब्ड आ गए। अब यहां से नॉर्मल लॉस वगैरह हम करते थे, मुझे पता है वो सारा कुछ है, लेकिन अभी सिंपल रखा हुआ था। यहां से चीजें कंप्लीट होकर फिनिश गुड इन्वेंट्री में जा रही, तो कंप्लीशन की एंट्री क्या बनी, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। यहां पे इसका ओपनिंग क्लोजिंग भी होता है। अब यहां से जो इन्वेंट्री बिकेगी उसकी एंट्री होगी, वो एक तो सेल की एंट्री होती है डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये वाली एंट्री होगी। तो ये कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन था, लेकिन इसके अंदर फिर हमने बड़ी तफसील से बात की थी कि दो तरह के सिस्टम्स हैं, एक तीसरा भी है, और वो तीसरा आई के अपने किताब से निकाल दिया था, इसलिए हमने डिस्कस भी नहीं किया, ठीक है, उस सिलेबस में नहीं है। किसी किताब में मैंने कहा कहीं नजर आ जाए तो कहेंगे ये क्या है, तो उसको आई थिंक कहते हैं फुली इंटरलॉकिंग, फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम, कुछ इस तरह का कुछ है, मेरे जहन से अब नाम भी नहीं कर रहा है, खैर छोड़ें इसको, जब वो सिलेबस में नहीं है तो हमें उसका क्या करना, ठीक है। किसी किताब में नजर आ जाए तो वो सिलेबस में नहीं है, कुछ अर्सा पहले आई के अपनी किताब से भी उसको निकाल दिया था। दो सिस्टम्स हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड, जिसको इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड सिस्टम में यूं समझ लें, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं, यूं समझ लें, जरूरी नहीं है कि फिजिकली भी एक ही जगह हेड ऑफिस फैक्ट्री हो, अलग अलग भी होकर ये सिस्टम फॉलो हो सकता है, लेकिन आसानी के लिए यूं समझ लें कि आपको अक्सर ये आप थोड़ा सा निकल जाए ना लाहौर से आगे, रायवेंड पत्तों की, यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके हेड ऑफिस भी अक्सर वहीं पे ही होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनकी फैक्ट्री अलग होती है, हेड ऑफिस अलग होते हैं, कुछ ऐसी होती है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, फैक्ट्री है, वहीं पर ही हेड ऑफिस भी है। तो आसानी के लिए यूँ समझ लें, इंटीग्रेटेड सिस्टम वो यूज़ करते हैं जिनकी फैक्ट्री और हेड ऑफिस एक ही जगह पे, फैक्ट्री की प्रेमिसेस में उन्होंने हेड ऑफिस भी बनाया हुआ है, ठीक है। और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी फैक्ट्री रायविंड रोड पे है, पतोकी में है, भाईपेरू में है, और हेड ऑफिस उनका यहाँ पर गुलबर्ग में है, गार्डन टाउन में, फैसल टाउन में, तो वो नॉन इंटीग्रेटेड या इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग तो फिर एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि इकट्ठे बैठे हैं, वहीं पे ही एक अकाउंटेंट बैठा हुआ सारे काम वही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगह पे अकाउंटिंग हो रही है। तो फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 4 अकाउंट्स बनते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, एफओएच और फिनिश गुड्स, ठीक है, सॉरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और एफओएच, पता नहीं मैं तरतीब है क्यों लाई सी, खैर चले। अब बाकी सारे अकाउंट्स कहां बनेंगे, हेड ऑफिस के अंदर, कौन से, पेबल्स के, कैश के, रेवेन्यू के, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस के, टैक्सेस के, हर किस्म के अकाउंट्स इन 4 के अलावा हेड ऑफिस में बनेंगे। और आपस में बैलेंस करने के लिए हेड ऑफिस वाला है फैक्ट्री का लेजर बनाते हैं, और ये तो आपको भूला हुआ था, मैं याद करा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ही आज हमने रिवीजन ऐसे ही करनी है, ठीक है ना, बस थोड़ी सी ऐसे आपकी तसल्ली के लिए रिवीजन कर रहे हैं। असल मकसद तो ये था कि रिसेंट अटेम्प्ट के सवालों को भी कर लें, छोड़े हुए थे, ठीक है। अब वो सवाल ट्राई करते जाएंगे, होते जाएंगे, अगर उसी तरह से जैसे हमारे फॉर्मेट से, प्रिंसिपल से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा कि चलो और नहीं, सवाल करने से पहले ज़रा थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को इकट्ठा करके एक जगह रख लिए, वो रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। उससे इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाकी तो फिर अल्लाह दी मर्जी जी। मटीरियल की ये 6 एंट्रीज हैं। रिसेंट अटेम्प्ट में जो आया सवाल वो सिर्फ ये मांगी हुई थी, लेकिन हमने सवाल किया है उसमें ये मांगी है, दोनों तरह के हो गए, ठीक है। लेकिन हमें पहले एंट्री ये सोचनी बहरहाल पड़ती है, ठीक है, ये असल एंट्री है। तो रॉ मटेरियल की मैक्सिमम ये 6 एंट्रीज हैं, जिसमें 3 एंट्रीज खरीदने की आ जाएगी, इशू की आ जाएगी, कोई रिटर्न की आ जाए तो आ जाए, उससे आगे वाला काम होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन हमने सारी एंट्रीज लिख ली थी, ठीक है। मटेरियल परचेज करने की एंट्री अभी अभी आपको बताई, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। अब ये मैंने मिसाल में उस दिन कहा था कि ए और बी 2 इन्वेंट्रीज हमने खरीद ली, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट ए और बी, और कैश या पेबल क्रेडिट। अब रॉ मटेरियल कहाँ पे बन रहा है, फैक्ट्री। रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का लेजर कहाँ बन रहा है, फैक्ट्री में, और पेबल या कैश वगैरह जी। अब हमने क्या कहा था, यहां पे लिखो, यूं तरतीब बनाई थी, ऐसे तरतीब बनाई थी, ये मैंने कहा था आधी एंट्री कर लेना, अगर दोनों आ जाए तो पूरा सिस्टम, वो कहे ना कि आप इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर एंट्रीज करो, तो आपने क्या करना है, रॉ मटेरियल डेबिट ए, रॉ मटेरियल बी डेबिट, ये होना है, कहां पे होना है, फैक्ट्री में होना है, तो फैक्ट्री के अंदर इसको डेबिट कर दो। क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश या पेएबल, वो फैक्ट्री में नहीं बनता, वो कहां बनता है, हेड ऑफिस में, तो उसको क्रेडिट कर दो। अब ये दोनों एंट्री दोनों तरफ बराबर नहीं है, इधर क्रेडिट की कमी है, उधर डेबिट की कमी है, तो दोनों सस्पेंस की तरह से भाई क्या ही जा रहे हैं, सस्पेंस की तरह से, ठीक है। इसके सस्पेंस का नाम जीएल अकाउंट है, जनरल लेजर, ठीक है, और इसका फैक्ट्री लेजर।
ठीक है ना। ये आपने ये लेक्चर नहीं लिया था, आपने नहीं लिया था ये लेक्चर, चले शुक्र है फिर आप ले लें अभी लेक्चर शुरू से ही। हाँ अच्छा, फिर भी शुक्र है कि आपने लिया हुआ लेक्चर। उसके बाद मटेरियल अगर रिटर्न करेंगे तो वही इसी एंट्री के उलट हो जाएगा। कैश, अगर कैश में खरीदा था तो कैश वापस मिलेगा, अगर उधार है तो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर या कैश डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब इसको भी ऐसे ही करना है, कैश डेबिट होगा हेड ऑफिस में और मटेरियल ए और बी क्रेडिट होंगे फैक्ट्री में, तो फिर बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ। तो ये एंट्री करने का तरीका है, आसान है। ठीक है, उसके बाद हमने मटेरियल को इशू किया प्रोडक्शन में। वो जो मैंने मटेरियल की इन्वेंट्री थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, ये वाला, ये यहां से निकल कर इधर गया डायरेक्ट, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब वर्क इन प्रोसेस भी फैक्ट्री में, इन्वेंट्री भी फैक्ट्री में, तो ये एंट्री हमें बड़ी पसंद थी जो एक ही तरफ आ जाए, है जी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट ए, जॉब्स, दो जॉब्स हमने मिसाल के तौर पर कहा था, दो जॉब्स चल रही हैं। ठीक है ना, यही जॉब कॉस्टिंग भी यही है। ठीक है ना, हर जॉब का अलग अकाउंट, प्रोसेस का अकाउंट बनता है, बस यही जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन चल रही होती है, एक ही जैसी यूनिट्स बनी जा रही होती हैं। ठीक है, बल्क के अंदर। लेकिन जॉब कॉस्टिंग क्या है, एक ऑर्डर आया, उसके हिसाब से स्पेसिफिक जॉब के हिसाब से आपने, तो उसका एक जॉब का एक प्रोसेस अकाउंट बनेगा। उसका आप जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्पेसिफिक कोई एक नंबर लगा देते हैं उसका जॉब का। ठीक है, तो हर एक का प्रोसेस अकाउंट अलग बन रहा है। तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही जॉब कॉस्टिंग सिखाई जा रही है आपको। ठीक है ना, तो जॉब्स दो स्टार्ट कर ली हम। ठीक है, जॉब ए नहीं, जॉब 1 और जॉब 2। ठीक है, तो जो मटेरियल इशू हुआ प्रोडक्शन से, मटेरियल ए या मटेरियल बी, दोनों जॉब्स के अंदर, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। ये सिर्फ फैक्ट्री के अकाउंट्स हैं, यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और अगर मटेरियल कुछ बच गया प्रोडक्शन, देखो ना, जॉब शुरू हुई, मटेरियल भेज दिया, कुछ मटेरियल बच गया, क्या करें, बाहर फेंक दें, वापस स्टोर में भेजना है ना, तो उसकी एंट्री उसी की उलट हो गई। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपने मिसाल के तौर पे एक मटेरियल ए जॉब 1 से वापस आ गया, तो मटेरियल ए इन्वेंट्री डेबिट करके हमने जॉब 1 को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आप लोगों के इंतजार में मैं कॉस्ट फ्लो करवा रहा हूं जी। उसके बाद मटेरियल अगर डैमेज हो जाए तो एफओएच डेबिट कर दें, स्टोलन, एफओएच या पीएनएल कोई मसला नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली चला वहीं जाता है, एफओएच से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे होकर जाना तो वहीं पे है। ठीक है, एफओएच डेबिट, मटेरियल बी मिसाल के तौर पे कुछ खराब हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया, तो एफओएच डेबिट, मटेरियल बी क्रेडिट, और ये भी फैक्ट्री की एंट्री है। और अगर एनआरबी लॉस आया है तो उसको भी एफओएच डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री, वही है, एंट्री वही है। एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, परपेचुअल की तरह से। तो एक्सपेंस कहाँ डेबिट करना है, एफओएच में कर दो। ठीक है, एफओएच डेबिट, मटेरियल ए क्रेडिट, उसके एनआरबी से, मटेरियल बी क्रेडिट उसकी एनआरबी से। ठीक है, सही है, एनआरबी लॉस तो एफओएच में जाना है, लेकिन ये जो अगर मिसाल के तौर पे नॉर्मल लॉस आया है तो इसको पीएनएल में भी लिख देते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, एफओएच भी कर सकते हैं आप, पीएनएल भी कर सकते हैं। ठीक है, पीएनएल यहाँ पे आएगा तो फिर वो लेजर आ जाएगा ना, यहाँ पे पीएनएल डेबिट। वैसे तो आपने उस एंट्री को करना ही है ना, ठीक है, तो आप वहाँ पे एंट्री कर लें, पीएनएल डेबिट, मटेरियल बी क्रेडिट। अब वो पीएनएल आप कहते हैं कि जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन रहा है, फैक्ट्री के अंदर नहीं बन रहा पीएनएल, वो जनरल लेजर डाल दें, लेकिन आसान यही है कि एफओएच अकाउंट में डाल दें। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब ये 6 मैक्सिमम एंट्रीज हैं, इसमें से कोई 2-3 आ जाया करती हैं, आपने सवालों में भी देखा था जो हमने किया था या जो मैंने रिसेंट टाइम का आपको दिया था। मुझे पैगाम मौसूल हो रहे थे रिसेंट टाइम के अंदर, बच्चों को वो मशीनरी के रेंट वाली एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही, तो वो तो सीएमए की थी नहीं, वो तो एफआर 1 की थी, सिंपल अकाउंटिंग की प्री पेमेंट की एंट्री थी, तो वो मैं समझा देता हूं। अगर बाकी सारा सवाल समझ आ रहा था, इसका मतलब ये टॉपिक तो समझ आ गया था। ठीक है, अच्छा जी, लेबर की मैक्सिमम ये 7 एंट्रीज थी। अब ये देखो, लेबर, ये वेजेस, पहले हमने रिकॉर्ड किया था, एक्सपेंस डेबिट, पेबल सादा समझाया था, लेकिन अब तफसील से एंट्री। वेजेस बनी 300 रुपए की, जिसमें से हमने उनको देने हैं 250। क्यों जी, 40 रुपए तो जी हमने टैक्स विद होल्ड करके गवर्नमेंट को जमा कराना है, विद होल्डिंग टैक्स होता है सैलरी पे। ठीक है, 10 रुपए हमने उनका प्रोविडेंट फंड जो है वो जमा करवाना है, ये उनकी सैलरी में से काट के उतना ही हम भी डालते हैं, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वेजेस रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या बनेगी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह पेएबल है वो क्रेडिट, और बाकी पेएबल अगर अभी नहीं पे किया और अगर पे कर दिया है तो फिर कैश क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, एक और चीज भी आ सकती है, कभी कभी एम्प्लॉइज जो हैं वो एडवांस पैसे ले लेते हैं कि जी अब अगली सैलरी आ रही है 15 तारीख से ऊपर, जो मुझे जरूरत पड़ गई है, आप मुझे आधी सैलरी एडवांस में दे दें, तो जब मेरी सैलरी आएगी तो मुझे उसमें से मेरी सैलरी काट लीजिएगा।
तो ऐसी सूरत के अंदर एक एंट्री इजाफी पहले कर लेते हैं कि अगर एडवांस हम किसी एम्प्लॉय को देंगे तो हमारा एसेट है, हम एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे। ये एडवांस होता है राइट टू रिसीव, कभी एडवांस पैसे भी वापस ले लेते हैं लेकिन नॉर्मली हम उसके अगेंस्ट सर्विसेज लेते हैं, तो है तो एसेट ही, राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है, तो पहली एंट्री लेबर की हमने कर भी यही ली थी, एडवांस डेबिट और कैश या एडवांस वेजेस या एडवांस टू स्टाफ, कुछ भी कर ले। ठीक है, ये एसेट क्यों है? क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में सर्विसेज आएंगी, नॉर्मली सर्विसेज भी आती है। ठीक है, तो एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब जब हमने मंथ एंड पर एक्रूअल की एंट्री अकाउंटेंट करता है, पेमेंट तो महीने के बाद करते हैं नॉर्मली, लेकिन एंट्री तो मंथ एंड पे करनी है, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। तो वो एंट्री सादी नहीं रखी थी हमने, सारा कुछ मैक्सिमस में आ सकता था वो डाल दिया था। क्या वेजेस एक्सपेंस डेबिट करना है जी? मिसाल के तौर पे 300 रुपए, ये तो वाइट वाला चल रहा है, 300 रुपए का वेजेस है। ठीक है जी, इसमें से एडवांस कितना निकल गया वो ऊपर नजर आ रहा है 4। उसके बाद इसमें से हमने मिसाल के तौर पे 25 रुपए इनकम टैक्स पे करना था इनका। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स जो बना था इनका हमने वो काट लिया। उसके बाद हमने ऐसे ही कितने बन गए 6 रुपए हमने जो है वो इनके प्रोविडेंट फंड के काट के प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दिए। बकाया कितना बचता है? ये 265 अब इनको पेएबल है। अब ये आते जाएंगे लेते जाएंगे, लेकिन ये इनको नहीं पेएबल, ये इनकम टैक्स पेएबल डेबिट करके हमने हुकूमत को जमा करा देना है। और ये 265 एंट्री ये बनेगी, वेजेस पेएबल 265 से डेबिट, प्रोविडेंट फंड पेएबल 6 से डेबिट, और ये कितना बन गया 271। ठीक है, बाकी किधर गए? सॉरी हैं, ये 25 है। ओके, ये कितना बन गया 290 पूरा। अब बाकी 10 किधर गया? कुछ तो उनके लिए हमने जमा कर लिए प्रोविडेंट फंड में, वो उनको पे नहीं करने, वो जब जाएंगे तब पे करते हैं, इस वक्त पे नहीं करने। ठीक है, और कुछ हमने एडवांस एडजस्ट कर ली, इस तरह से एंट्री चल रही होती है। ठीक है, समझ आ रही है? सादा बात है। तो सारी बात हुई है, तो उसकी भी एंट्री उतार रखी है। किसकी? ये प्रोविडेंट फंड की। मुझे बेटा वो मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेकिन अगर वो जाएगा प्रोविडेंट फंड पेएबल डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देना यार। ठीक है, बहुत सादा सी एंट्री है। जब जाता है वो असल में वो हर वक्त नहीं हो रही होती, 10, 15, 20 साल बाद जब जाएगा तो उस वक्त एक एंट्री। तो अगर प्रोविडेंट फंड पेएबल वो कह देते पे कर दिया तो कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रोविडेंट फंड पेएबल डेबिट करो, ये क्रेडिट किया भी तो है ना, डेबिट करो और कैश क्रेडिट कर दो, मसला क्या है? चले खैर, बता दी, सिलेबस में अब आ गई। हाँ, अब अल्लाह करे आए, मैं तो कहूँगा जी, मेरे बच्चों को बता दिए मैंने जी। उसके बाद अब पेमेंट वगैरह पहले मैंने करवा दी थी। अच्छा, अब वे वेजेस एक्सपेंस इधर डेबिट हो गया, इसके अगेंस्ट क्रेडिट जो कुछ होना था वो हो गया, फिर वो पे भी कर दिया हमने जहां पे करना था। ठीक है ना, लेकिन ये डेबिट अभी यहां पे पड़ा हुआ है। अब मैंने कहा था यहां से एम्प्लॉइज तो सारों की ये सैलरी है, वेजेस सारी टोटल ऑर्गेनाइजेशन की है, इसमें कुछ फैक्ट्री के वर्कर्स की सैलरी है, डायरेक्ट भी है इंडायरेक्ट भी है, कुछ सेलिंग एडमिन की है। ठीक है, और मतलब कुछ मार्केटिंग वालों की है, सेलिंग वालों की है, एडमिन वालों की है। अब हर एक को अलग अलग देनी है, डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट एफओएच में डेबिट, यहां से क्रेडिट होती जाएंगी। ये हमने क्या करना है, चार्ज करनी है वेजेस। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में डेबिट, यहां से क्रेडिट, इनडायरेक्ट एफओएच में डेबिट, यहां से क्रेडिट, और सेलिंग एडमिन उनके पीएनएल के अंदर जाके सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट और यहां से क्रेडिट। ये खाली कर देंगे, ये बॉक्स खाली कर देंगे, उंडेल देंगे जहां जहां की बनती थी वेजेस। ठीक है, वहां वहां चली गई। तो ये एंट्री अब इशू की आ गई, ये चार्ज की आ गई, चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट की एंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, जॉब 1 जॉब 2 वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, इनडायरेक्ट की एफओएच डेबिट वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, और सेलिंग एडमिन है तो वहां पे डेबिट वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। और एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन देना था पी फंड में, तो जो ऊपर उसके काटे थे कितने, ये हमने 6 रुपए काटे थे ना उनके। ठीक है, तो हम भी 6 रुपए जमा कराएंगे। अब ये मैंने वैसे उस दिन मिसाल बनाई थी, तो ये ऐसे कर लें, एफओएच 6 रुपए हमने भी देने होते हैं, बराबर ही नॉर्मली देते हैं, जितना उसके काटते हैं उतने ही हम भी पे करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसमें फैक्ट्री स्टाफ जो था उसकी 4 रुपए बनते थे और बाकी एडमिन के बनते थे, तो जहां जहां पे जो बनता है वहां डाल दो। यानी पी फंड जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो सारे का सारा ही फैक्ट्री के सारे वर्कर्स का, वो डायरेक्ट का है चाहे इनडायरेक्ट का है, अगर आ जाए तो इस लेवल तक जाता नहीं है, लेकिन लेट से चला जाए तो ये एंट्री आपको बता दी। अब ये एंट्रीज हैं, अब इन एंट्रीज को करने का वही तरीका, ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम की एंट्रीज थी। ठीक है, अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम आ जाए तो क्या करोगे? इस एंट्री को देखना है, एडवांस और कैश, ये तो दोनों कहाँ हैं? हेड ऑफिस में, यहाँ कोई एंट्री नहीं आनी। वेजेस एक्सपेंस, एडवांस वेजेस, इनकम टैक्स पेबल, ये सारे के सारे अकाउंट्स हेड ऑफिस के, सेम एंट्री इधर आ गई, यहाँ पे कोई नहीं आएगी। पेमेंट ऑफ नेट वेजेस, ये भी सारे के सारे हेड ऑफिस के हैं, यहाँ कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है,
अगर चार्जिंग करनी है तो प्रोसेस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट करना है। तो वेजेस एक्सपेंस कहाँ पे है? फैक्ट्री में पड़ा हुआ। और प्रोसेस कहाँ पे है? सॉरी, वेज एक्सपेंस कहाँ पे पड़े हैं? हेड ऑफिस में। और ये वर्किंग प्रोसेस कहाँ पड़े हुए हैं? फैक्ट्री में। तो आपने वेजेस अपनी पहले वही तरतीब रखनी है, वर्किंग प्रोसेस डेबिट, जॉब 1 जॉब 2 डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्या हो रहा है? वेजेस एक्सपेंस, वो कहाँ पे पड़ा है? हेड ऑफिस में, उसको क्रेडिट कर दिया। अब ये एंट्री फिर बैलेंस नहीं हो रही, तो फिर यहां पर फैक्ट्री लेजर डेबिट, यहां पे जनरल लेजर डेबिट। अच्छा, उसी तरह से चार्जिंग इनडायरेक्ट की एफओएच डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। एफओएच फैक्ट्री में डेबिट होगा, वेजेस एक्सपेंस इधर क्रेडिट होगा, दरमियान में ही है, ठीक है। चार्जिंग और सेलिंग एडमिन, ये दोनों के दोनों हेड ऑफिस में, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स पी फंड कंट्रीब्यूशन, अब चूंकि एफओएच अकाउंट आ गया, ये फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। अब ये जरा फिगर्स बदल लें। ये सेलिंग एडमिन वाला, हाँ बोलो बोलो, हैं? ये तो इनडायरेक्ट तो चला गया एफएच में, ये सेलिंग एडमिन ये कहाँ चला ये जहाँ सेलिंग एडमिन पड़े हैं, यानी जहाँ सैलरी सेलिंग एडमिन की पड़ी है, वो सैलरी प्लस ये, यानी कि सेलिंग एडमिन एक्सपेंस हमारा कितना बना है? इस में लिखा हुआ कहीं पे? ये लिखा नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे 25 रुपये ये बना है, तो साथ में 2 रुपये ये ऐड होकर 27 टोटल वेजेस एक्सपेंस है हमारा, ठीक है ना। ये भी हमारा वेजेस एक्सपेंस ही होता है जो हम प्रोविडेंट फंड पे करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पे करते हैं, ठीक है। सही है और सही है। अब ये फिगर्स हैं। अब एफओएच का अकाउंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? एफओएच का अकाउंट कहाँ पे पड़ा हुआ है? फैक्ट्री में कर दिया जी मैंने डेबिट, कितने से? 4 से। सेलिंग एडमिन, इधर इस पर से। अब प्रोविडेंट फंड पेएबल पड़ा हुआ है इधर, ठीक है जी। अब ये एंट्री हो गई है। अब फर्क कितना है? 4 का। ये 4 जो है ये डेबिट करेंगे आप, ये मिटेगा तो करूंगा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है जी। एंट्री बराबर होगी, ओके। यहां तक को मसला रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज बस, ठीक है। एफओएच की 3 एंट्रीज हैं, पहले ही बता दी, यहां पे बताई थी। ये पहली एंट्री एक्चुअल की कर लो। एफओएच डेबिट, रेलेवेंट अकाउंट, कैश, पेएबल, एक्यूमुलेशन, जो भी क्रेडिट हो रहे हैं इधर डेबिट एक्चुअल हो गए। डेबिट एफओएच डेबिट एक्चुअल से, और रेलेवेंट अकाउंट क्रेडिट। एब्जॉर्ब जो ओएआर के रेट के हिसाब से हम करते होते थे, ठीक है, उसकी एंट्री होगी वर्किंग प्रोसेस डेबिट, एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। इन दोनों के डिफरेंस से अंडर या ओवर, ठीक है। अगर एफओएच डेबिट हो रहा है, यानी कि डेबिट कब होगा, यानी बैलेंसिंग फिगर कब आएगी? जब एक्चुअल कम है, अप्लाइड ज्यादा है। तो ये क्या हो गए? एक्चुअल कम है, अप्लाइड ज्यादा है, ओवर अप्लाइड। तो एफओएच डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल या पीएनएल जो वो कह दे वो क्रेडिट। तो यही कहा था आपको कि आपने 2 दफा लेजर बना लेना है। एक, जब अंडर ओवर निकालने लगो, फनकारी नहीं लगानी, तेजी नहीं करनी, छोटा सा लेजर रफ वर्किंग में बनाओ। और दूसरा, जब आपने वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड इन्वेंट्री बनानी है, तो उस वक्त भी आपने प्रोसेस का एक छोटा सा लेजर रफ वर्किंग में बना लेना है, ठीक है। यही एंड पर नहीं हुआ था आखिरी क्लास 110 में, जिसकी वजह से मैं ये दोबारा सारा करवा रहा हूं। एंड वाली एंट्रीज आपको हालांकि समझ आ गई होंगी, थोड़ा सा बताया भी था, लेकिन एक बार जरा हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रह गई जनाब सेल की एंट्रीज। अच्छा, ये तीनों एंट्री देख ली। एफओएच अप्लाइड की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट, और एक्चुअल की एफओएच डेबिट, रेलेवेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। मटेरियल भी हो रहा है, वेजेस भी हो रही हैं, किनसे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर से, एक्यूमुलेशन और कोई और बिजली के बिल वगैरह, ठीक है। ये एंट्रीज सारी कैश नहीं भी होती ना, सारी कैश तो नहीं होती। मटेरियल जो इधर से आया है डेबिट एफओएच में हुआ है, लेबर जो आई है डेबिट एफओएच में हुआ है, उसके बाद एक्यूमुलेशन का कैश का खर्चा है, उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट नहीं हो रही, एफओएच डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो रही, क्योंकि ये फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब ये 2 एंट्रीज हो गई, और तीसरी है अंडर या ओवर की। अगर अंडर अप्लाइड है तो एफओएच क्रेडिट होगा, अगर ओवर अप्लाइड है बैलेंसिंग फिगर एफओएच में डेबिट होगी, दूसरा इंपैक्ट जहां कहे वहां डाल देना, ठीक है। ये 3 एंट्रीज, एक्चुअल एंट्री आती हो, अगला काम तो मुश्किल ही नहीं है। आपने सिर्फ ये गौर करना है, कैश और वेजेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कहां पे हैं? हेड ऑफिस में पड़े हुए हैं, ठीक है। और एफओएच और मटेरियल और वेजेस, सॉरी मटेरियल, बस मटेरियल, ठीक है, वेजेस भी उधर ही पड़ी होती है ना। ये 2 पड़े हुए हैं, एफओएच और वेजेस, ये यहां पे पड़े हुए, ये मटेरियल यहां पे पड़े हुए हैं। अब ये एंट्री फिर बैलेंस नहीं हो रही। अब बैलेंस फिर चुप करके डालो, इधर 250 इधर क्रेडिट, तो इधर भी 250 डेबिट होगा, और वो बराबर भी है, ठीक है। और उस पर आप लिख देंगे जनरल लेजर और इधर फैक्ट्री लेजर, ठीक है ना। तो ये एंट्री बनाना मुश्किल नहीं है, असल एंट्री आती हो तो आपने 4 अकाउंट्स बताए हैं मैंने,
4 अकाउंट्स, मटेरियल, मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड इन्वेंट्री और एफओएच का अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स कहां बनते हैं? फैक्ट्री में। और बाकी सारे अकाउंट्स कहां बनते हैं? हेड ऑफिस में। तो जब दोनों सिस्टम में आओ, असल एंट्री चाहे नहीं मांगी तो रफ वर्किंग में छोटी सी लिख लो, विदाउट फिगर्स लिख लो, सल्ली हो जाएगी, ठीक है। वरना ये भी अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना तो इतना मुश्किल नहीं है। एंट्री आपके दिमाग में है, जैसे ही आप एफओएच डेबिट करने लगोगे आप कहोगे ये कहां होता है? फैक्ट्री में, इधर डेबिट करोगे। क्रेडिट करने लगो कैश, ये कहां होता है? हेड ऑफिस में क्रेडिट करोगे। फिर मटेरियल कहां होता है जी? ये फैक्ट्री में, फिर उधर क्रेडिट। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ना समझ आए तो छोटी सी रफ वर्किंग में सिर्फ जनरल एंट्री करके फिर उसको बांट लो। जो जिस तरफ का अकाउंट है उधर वो फिगर्स लिख दो, वो लिख कर उसके बाद बैलेंस शीट फिगर चुप करके डाल दो। फैक्ट्री की किताबों के, ये हेड ऑफिस की किताबों के अंदर फैक्ट्री का लेजर डेबिट क्रेडिट कर दो और फैक्ट्री की किताबों में जनरल लेजर, ठीक है। और सही है। वेरिएंस, कॉस्ट ऑफ सेल इधर पड़ा हुआ है, ये पीएनएल, ये तो यहां पे होता है ना, हेड ऑफिस में बन रहा होता है, ठीक है। और एफओएच इधर दरमियान में, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है। बस मेरी जरा प्यास नहीं बुझी थी उस दिन, एंड पे अगर 10-15 मिनट और लगा लेता ना और मैं वो आखिरी एंट्रीज तक भी कर जाता तो मुझे आज ये रिवाइज ना करवाना पड़ता। ये इतना इस काबिल है नहीं कि इसको रिवाइज किया जाए, मतलब कई साल बाद ये पिछली बार आ गया तो अब बच्चों ने सारों ने कर भी लिया है जी, अब तो करेंगे भी डर से, ठीक है। तो एक सवाल जो कराना था ये काफी था, और एक होमवर्क वाले में सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस करनी थी, उसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लेकिन अब आ भी जाए तो इंपॉर्टेंट, नहीं भी है तो मैंने इतना करवा दिया है कि तो नॉर्मली ऐसा ये जरा भूला हुआ सा एक टॉपिक था जो पिछली बार टेस्ट हो गया, और है मुश्किल नहीं। आपने देखा एक वो मैंने कहा ना FAR 1 की एंट्री है, वो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्री है जो आपको समझ नहीं आ रही रिसेंट टाइम वाले सवाल में, वो जो मशीन आपने ली है प्री पेमेंट निकालनी थी उसमें से। बाकी सारी एंट्रीज वही हैं, और वो भी कौन सी, ये वाली भी नहीं मांगी थी वो एंट्रीज मांगी थी जो आपको आती हैं, आसान है। खैर, फिनिश गुड्स जब कंप्लीट होती हैं तो एंट्री क्या करते हो? फिनिश गुड, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये सफर ही बड़ा लंबा हो गया, सफर ही बड़ा लंबा हो गया। ये एंट्री फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। यहां पे भी मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाएं, ताकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग है, कोई चीजें डेबिट ज्यादा हो रही हैं, वो सारी एंट्रीज में से उठा के सिर्फ लिख लें, आगे वो भी ना लिखें कि क्या ब्रॉड डाउन है क्या चीज, बस फिगर्स लिख दें। एक छोटी सी वर्किंग है आपकी, ताकि आपकी फिगर सही वाली निकले। एंट्रीज में से अक्सर चीजें मिस कर जाते हैं, डेबिट क्रेडिट इतना स्ट्रांग नहीं होता। सिंपल एक लेजर बनाएं उसमें फिगर्स पुट करें, बैलेंस शीट फिगर इधर से निकल आएगी, वो फिगर की आपकी एंट्री होगी फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपने क्या कर लिया जी, फिनिश गुड्स को कंप्लीट किया, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 ये कंप्लीट होगी मिसाल के तौर पे, दूसरी नहीं कंप्लीट हुई। मैंने ये कहा था ना मिसाल में चलते चलते 2 जॉब्स चल रही थी ना, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों लेजर्स, इधर कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद जब बेचते हैं, डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट, 1 2 3 अकाउंट्स जो हैं ये सारे के सारे हेड ऑफिस में, ये एक फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये एंट्री तो सेम इधर नहीं आनी, और यहां पर वही तरतीब जो कार्रवाई आपने करनी होती है, मामूल की कार्रवाई चल रही है हमारी अदालत में, ठीक है। सेल रिटर्न की एंट्री उसी तरह से, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। असल एंट्री आपको आती हो तो तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। अब हमने इसके बाद ये क्वेश्चन शुरू किया था, ये मेरे ख्याल में मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया था ना, किसी बच्चे ने मुझे तस्वीर भी भेजी थी, पूरा नहीं हुआ था, वो तस्वीर मुझे मिली नहीं, वरना मैं वो तस्वीर ले आता। खैर, मैंने वही सवाल जो है वो टाइप कर लिया था रास्ते में आते हुए उस दिन, तो वो मेरे पास सोल्यूशन अवेलेबल है, तो वो मैं आपके सामने ओपन कर लूँगा इस तरह से। ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन एसएल्स फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर वो यूं बोलेगा तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ जाएंगे, अगर वो सिर्फ कह देता है जनरल एंट्रीज करो तो फिर बस हमने नॉर्मल जो है वो अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम वाली करनी है, इंटरलॉकिंग या नॉन इंटीग्रेटेड वाली नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये दोनों तरह के हो गए सवाल, इस अटेम्प्ट के अंदर 2 वाला था और रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर सिंगल वाला आ गया, तो दोनों ही देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसमें दोनों आ जाए तो और अच्छी बात है, दोनों आ जाए तो नंबर ज्यादा होंगे और आपकी रिक्वायरमेंट ही होगी वो असल वाली भी, ठीक है। तो आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। वैसे कई साल बाद आया, देखो ये 2011 के अंदर आया था और फिर माशाल्लाह से 2023 के अंदर आया, ठीक है। अच्छा चलें रिसेंट, बेसिकली टारगेट मेरा यह था रिसेंट अटेम्प्ट को करना है, लेकिन बस तरीका थोड़ा सा और तरह का है, ठीक है। पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड को सवाल रिसेंट अटेम्प्ट में है तो रिसेंट अटेम्प्ट से कर लेंगे, रिसेंट अटेम्प्ट में ना हुआ तो जो सवाल छोड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जैसे वो
मशहूर ज़माना कैपुचिनो इंशाल्लाह आज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक रिंग लिमिटेड सवाल था, बड़ा ही ज़बरदस्त कम्प्रीहेंसिव सवाल रेलेवेंट कॉस्टिंग का, छोड़ा हुआ था, इन्हीं दिनों के लिए छोड़ा होता है, एंड भी कुछ करना होता है, ठीक है। अरे यार वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो ज़रा क्विकली देख लें, दोनों एंट्रीज करनी है, फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर की। सफायर फैब्रिकेट्स पार्ट्स फॉर ऑटो मैन्युफैक्चरर एंड फॉलोज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। टेस्ट के अंदर काफ़ी हद तक सवाल वो हैं जो रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर थे, तो आसान थे करने तो है ना जी। द कंपनीज हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन लाहौर बट फैक्ट्री इज इन कराची। अब ये अलग अलग करेंगे प्रॉबेबली। अ सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट एट हेड ऑफिस एंड एट द फैक्ट्री। फॉलोइंग डिटेल्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसएल्स रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। मटेरियल इशू हुआ XY, ये मटेरियल इशू की एंट्री के लिए है, जिसकी एंट्री क्या होती है, अब आप बताओ क्या होती है एंट्री, मैंने छुपाई हुई एंट्रीज, क्या होती है एंट्री? वर्क इन प्रोसेस, जो रेलेवेंट वर्क इन प्रोसेस होगा वो डेबिट, और रेलेवेंट मटेरियल की इन्वेंट्री क्रेडिट, ये उसके लिए यूज होगा। डायरेक्ट लेबर के आवर्स गिवन है और लेबर रेट भी गिवन है, इससे क्या निकलेगा? डायरेक्ट वेजेस जो चार्ज करनी है हमने, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस जिसकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस, डायरेक्ट वेजेस की एंट्री ना, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद मटेरियल परचेज गिवन है, ये तो बोलो परचेज डेबिट नहीं, कौन नीचे दूंगा परचेज डेबिट बोला तो, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिटर ये ऑन अकाउंट था तो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफिस प्रिपेयर्ड पेरोल एंड डिडक्टेड 8% फॉर पेरोल टैक्सेस। द पेरोल अमाउंटेड टू 3 मिलियन, टोटल पेरोल है। अब इसकी एंट्री क्या बनी? इसकी एंट्री बनी एक्सपेंस 3 मिलियन से डेबिट हो रहा है, वेजेस एक्सपेंस 3 मिलियन से डेबिट हो रहा है। उसके बाद फिर डायरेक्ट वाले यहां से क्रेडिट हो गए, सेलिंग एडमिन अलग से क्रेडिट हो गए, जो बच गए वो एफएच में क्रेडिट हो गए, ठीक है। वेजेस एक्सपेंस 3 मिलियन से डेबिट हो गया, आउट ऑफ विच 1 मिलियन पर्टेन टू सेलिंग एडमिन, तो उसकी एंट्री बनेगी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, बाकी बच गए 2 मिलियन। 2 मिलियन जो है अब वो किसके हैं? फैक्ट्री के। उसमें से डायरेक्ट यहां से निकल आने थे, और जो बचना था वो इनडायरेक्ट, कहते जाहिर है फैक्ट्री का है तो जो डायरेक्ट नहीं है वो भी इनडायरेक्ट है, तो वो कहां चला जाना था? एफओएच के अंदर, ठीक है। उसके बाद आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वही बात उसने नीचे बताई हुई है जो हम वैसे जबानी कह रहे थे, उससे सारा कुछ ही बताया होता है, बस पढ़ना आता हो सवाल हमें। अगर आपका 10 नंबर का सवाल है, उसके 16 मिनट 18 मिनट बनते हैं, तो आपको 8 मिनट पढ़ने में लगाने चाहिए। आपको 5 मिनट में सवाल होगा, 10 मिनट में भी नहीं, 5 मिनट में होगा। रीडिंग, आप समझते हैं कि रीडिंग में टाइम ज़ाया हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। आप आधा घंटा सर खपाने के बाद आपको हो जाता है ओहो अच्छा समझ तो अब आई है, जब मैंने 2-3 बार पढ़ लिया तो वही पहले 2-3 बार पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ के शुरू करो, फिर अपने हिसाब से। कोशिश तो यही की थी हमने सीएमए के अंदर कि सेट फॉर्मेट हो। आज भी सवालों के अंदर कोशिश यही करूंगा, सवालों में एक आधे सवाल के अंदर डाटा थोड़ा डिफरेंट भी है, डाटा थोड़ा डिफरेंट होगा, हम अपने फॉर्मेट को नहीं छेड़ेंगे और कोशिश करके उसी के अंदर चीज़ें लेके आएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये रखना है, एक आधा सवाल कभी हट के आ भी जाता है, उसमें भी आपने अपने फॉर्मेट को नहीं छेड़ना, उसी के ऊपर रहना है, उसमें से भी पासिंग मार्क्स मिलेंगे। और मोस्टली सवाल जो हैं वो 70-80% सही हो जाएंगे इस तरतीब पे चलने से कि आपने एक ही फॉर्मेट पकड़ा होगा, ठीक है। अच्छा खैर चलें, बात कहीं से कहीं निकल गई। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, द बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वाज एट्रीब्यूटेड टू जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, हमने पहले बात कर दी। फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज अप्लाइड एट द जॉब्स एट 25% पर। अब ये क्या है? अप्लाइड, जिसकी एंट्री क्या होगी मुझे भूल गई, तो उन्हें जब तक बताना है हमारी शाम हो जानी है, जल्दी बताएं। एफओएच डेबिट, एफओएच डेबिट अप्लाइड है, अप्लाइड जाके दिखाऊं, चलो यहां करीब ही है, एंट्री पे नहीं जाना पड़ेगा। एफओएच अप्लाइड की एंट्री क्या है? अप्लाइड की एंट्री अब्सॉर्ब्ड अप्लाइड, मैंने एक जगह अप्लाइड लिखा है, जगह अब्सॉर्ब्ड लिखा है, शायद उस वक्त बच्चों ने पूछा था। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच क्रेडिट, बच्चों हद हो गई जी। नेक्स्ट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ ये आ गया आपके एक्चुअल, ये 7 लाख के हैं, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 4 लाख, इसका मतलब 3 लाख फिर कैश होंगे। और वो कहता है ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस, इसीलिए मैंने वो वेजेस की एंट्री भी पेबल की पे करवा दी थी, और ये भी कैश लिखेंगे, यानी इसकी एंट्री होगी 4 लाख एक्यूमुलेशन क्या है ना, तो 4 लाख एफओएच डेबिट, 3 लाख नहीं 4 लाख एफओएच डेबिट और 3 लाख बाकी के एक्सपेंसेस डेबिट करके, मतलब वो एफओएच के अंदर तो नहीं ना आ रहे कि एफओएच, हाँ सारे एफओएच है, सुभान अल्लाह, ये तो सारे का सारा 7 लाख क्या है? एफओएच डेबिट। हाँ क्रेडिट के अंदर 4 लाख एक्यूमुलेशन में क्रेडिट और 3 लाख कैश में क्रेडिट।
पेबल करके कैश करने के बजाय डायरेक्ट ही कर देना। एंट्रीज में जाते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, एंट्रीज में जाते हैं, समझ आ जाएगी। ठीक है, और कुछ बच तो नहीं गया? हाँ बचा है, यही तो बच गया था उस दिन भी। जॉब ए एंड बी आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, सी इसका मतलब नहीं हुई। ठीक है, और ए बिक भी गई है, वॉज सोल्ड फॉर 20 million टू वन ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑन उधार। द कस्टमर हाउएवर एग्रीड टू सेटल द ट्रांजैक्शन एट 2%, सेटलमेंट डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है, देख लेते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अदर देन सैलरीज पेड ड्यूरिंग द मंथ वार 5 लो। इसकी एंट्री मैंने वहीं पे कर दी थी, वैसे तो नजर आ रही है आपको, हेड ऑफिस की एंट्री है सिर्फ। ठीक है, अब ये एंट्रीज हमने करनी है 1 by 1। अब 1 by 1 आपने एंट्रीज करनी है, आपके पास एंट्रीज हुई पड़ी हैं। ठीक है, एंड वाली कुछ एंट्रीज रहती थी जिनके लिए मैं ये दोबारा सवाल ओपन किया, लेकिन पूरी कहानी इसलिए रिवाइज करना जरूरी थी कि बच्चे कह रहे थे हमें तो भूला हुआ है, ये रहने दें। भी रहने क्यों दें, 15-20 मिनट लगे हैं, वैसे तो ज़्यादा ही लगे हैं, खैर, लेकिन एक टॉपिक रिवाइज हो गया सारा। ठीक है, जल्दी नहीं है, वैसे मैंने 2 दिन प्लान किया हुआ, 3 दिन चल जाएगी रिवीजन, कोई मसला नहीं है। खैर है, हमने जिसने भाई पढ़ना है ये रिवीजन, आप आज देखेंगे इससे फ़ायदा ही होना है आपको। तो आपने घर पे बैठ के जो पढ़ना है वही आपको यहाँ पे पूरा टॉपिक में रिवाइज करा रहा हूँ, 1-2 सवाल भी करा दूंगा। ठीक है, अब उसके अंदर आपको अगर फ़ायदा हो जाएगा तो कल आ जाओगे, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग सुन लोगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जल्दी नहीं कर सकता, आप तो मेरी टेंशन भी क्यों नहीं है, नान साहब की कॉल भी नहीं आनी। वैसे कल आ गई थी कॉल कि आपने ट्यूसडे वेंसडे को क्लास रखी हुई है, मैंने भी वेंसडे को रखनी थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं ट्यूसडे थर्सडे कर लेता हूँ, वेंसडे को आप रख लीजिएगा। मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को, सर का प्लान है वेंसडे को। FAR 2 वाले कौन कौन बैठे हैं? हाँ, शायद सर बुलाएं। ठीक है, हो सकता है सर बता दें। तो सर की कॉल आ गई थी, लेकिन मैंने फिर दिन ही अलग कर दिया। कहते कोई नहीं मैनेज कर लेंगे। मैं कहा नहीं सर, मैं नहीं मैनेज करना। ठीक है ना, खुला डुल्ला पढ़ाना है स्कूल से। अच्छा जी, सुने सुने पहली एंट्री परचेज की, अपनी तरतीब पे रहते हैं। परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज की एंट्री क्या होगी? एक्स और वाई, बोलो। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एक्स डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाई डेबिट, और क्रेडिटर क्रेडिट। कितने से? 100,000 इंटू 25, 150,000 इंटू 35। एंट्री हमने कर ली थी क्लास में, ये पहली एंट्री आ गई। ठीक है, अब तरतीब क्या है? तरतीब वही है, आप तरतीब अपनी पे रहें। आप सोचे मटेरियल कहां पे पड़ा हुआ है? फैक्ट्री में। मटेरियल इन्वेंट्री 1,00,000 इंटू 25, इन्वेंट्री वाई 1.5 लाख इंटू 35, ये डेबिट आ गए 1000 में। ठीक है, और क्रेडिटर या कैश मैंने क्यों लिखा था, उन्होंने कहा ऑन अकाउंट, चलो ये तो पक्का ही मिटा दें जी। तो क्रेडिटर क्रेडिट, मटेरियल परचेज कर लिया, नरेशन लिख दिया करो छोटी सी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, उसने क्या कहा था? SL की फैक्ट्री और जनरल लेजर में अलग अलग एंट्रीज करो। अगर वो कहता कि सिर्फ एंट्रीज करो तो ये 2 अलग अलग ना करते, बल्कि सारी की सारी एंट्री मटेरियल डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट वाली एक ही एंट्री कर देते, जैसे रिसेंट टाइम में आया था। यानी इतना आसान था रिसेंट टाइम वाला सवाल, ये तो फिर मुश्किल। अच्छा, जिन्होंने कोई अटेम्प्ट दी थी पिछली बार, अब वो पछता रहे हैं, क्योंकि उस्तादों ने कहा होगा भाई देखो ना, उस वक्त सवाल ही एक था 11 का, कोई का तो प्रैक्टिस सवाल से उन्होंने छोटा सा और करवा दिया होगा जिसमें सिर्फ डायरेक्ट एंट्रीज होंगी। अब वो एक दिन का ही टॉपिक ही एक दिन का, क्या करें? अब आप लोगों ने कहा हाँ एक दिन का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2011 में तो 12-13 साल पहले आया था और ये नहीं आता। आ जाओ फिर, आ गया। फिर कितने नंबर का आया था? माशाल्लाह 16 नंबर का सिर्फ। अच्छा जी, अब ये एंट्री बैलेंस नहीं हो रही। हेड ऑफिस के अंदर फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री के अंदर जनरल लेजर, बस बैलेंसिंग फिगर फेंक दी, वो मिटते जा। ठीक हो गया, चलें आगे। उसके बाद क्या करोगे आप? मटेरियल परचेज, मटेरियल की सारी एंट्रीज कर लो पहले, जितनी समझ में आती है, तो बाद में निकल आएगी तो वो एंड में कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले मटेरियल खरीद लिया, अब मटेरियल को क्या करेंगे? इश्यू करेंगे प्रोडक्शन में, वो ये लिखा हुआ। ठीक है, मटेरियल एक्स की अलग कर लेते हैं, मटेरियल वाई की अलग कर लेते हैं। ठीक है, मटेरियल एक्स वर्क इन प्रोसेस जॉब ए, देखो ना, अ सेपरेट सेट पार्ट ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर एंड फॉलोज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो ये जॉब ए है, जॉब बी है, जॉब सी, ऊपर लिखा हुआ है जॉब्स, मैंने अब देखा, मैंने अब देखा, आपने कहा तो मैंने देखा। ठीक है, तो अब जॉब वर्क इन प्रोसेस जॉब ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब सी डेबिट, कितने से? 40 इंटू 25, 10 इंटू 35। ठीक है, और इन्वेंट्री कौन सी क्रेडिट होगी? ओके, दोनों 25, सॉरी, 40 इंटू 25, 10 इंटू 25। अच्छा, ये क्या हो गया? वर्क इन प्रोसेस जॉब ए और जॉब सी डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? मटेरियल इन्वेंट्री एक्स। ठीक है, अब दिमाग में सोचो, अब पहले दिमाग में सोचो, वर्क इन प्रोसेस भी और इन्वेंट्री भी दोनों कहां पे होते हैं? फैक्ट्री में। तो सुकून हो गया। तो एंट्री कहां पे आएगी? सारी की सारी 40 इंटू 25, 10 इंटू 25 और मटेरियल एक्स इन्वेंट्री क्रेडिट। क्या किया हमने? मटेरियल एक्स को इशू किया है प्रोडक्शन में। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद मटेरियल की मेरे ख्याल में ये 2 ही एंट्रीज है।
और कुछ भी नहीं है मटेरियल को हुआ, ऐसे ही है। हाँ, वाई की एंट्री कर लेते हैं, सॉरी। तो वाई की एंट्री करें, वर्क इन प्रोसेस जॉब बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब सी डेबिट, 75 इंटू 35, 25 इंटू 35, और क्रेडिट कर देंगे मटेरियल इन्वेंट्री वाई। ये भी वहीं पे आनी है सारी की सारी एंट्री। मटेरियल, ओहो इतने तो है नहीं, इतने में मैंने इसलिए अलग रख लिया था ताकि इस तरह से छेड़ सके हम जी। मटेरियल वाई इशू टू प्रोडक्शन, ठीक है, डन। और को मटेरियल की एंट्री, और कोई मटेरियल की एंट्री नहीं है, बाद में आ जाती है तो कोई नहीं, कोई अल्लाह माफ करे, कोई मसला नहीं है, बाद में कर लेना। लेकिन फिलहाल हमने सवाल पढ़ा था, आगे वेजेस की बात आ रही है, उसके आगे एफएच की बात आ रही है, उसके आगे फिर सेल की तरफ कहानी चली गई है। तो मटेरियल की और कोई एंट्री मुझे नजर नहीं आई अभी तक, आ गई तो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगली बात करते हैं वेजेस की। पहले वेजेस को रिकॉर्ड करते हैं, तरतीब वही रखें जैसे हमने सीखा था यहां पे, ठीक है ना। पहले वेजेस को रिकॉर्ड करेंगे, फिर चार्जिंग। पहले वेजेस को, ये कोई एडवांस होता सवाल में तो वो कर लेते, ये एंट्री थी नहीं, एडवांस दे सवाल में तो पहले एडवांस की एंट्री कर लेना, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना। और फिर पहली जब रिकॉर्ड करने लगो वेजेस की, मंथ एंड पे जब अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल या कैश क्रेडिट, तो एडवांस पहले करता है, तो उस वक्त एडवांस की एडजस्टमेंट भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले अब ये नहीं है तो फिर पहली एंट्री क्या होगी, वेजेस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की, चार्जिंग बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा था कि हेड ऑफिस प्रिपेयर करता है पेरोल और 8% टैक्सेस काटता है। पेरोल अमाउंटेड टू 3 मिलियन, 3 मिलियन का लगाओ जरा 8%, 2,40,000, तो 30 लाख वेजेस एक्सपेंस डेबिट, 2,40,000 इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, और बाकी क्या है, वेजेस पेएबल। और कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई एडवांस नहीं है सवाल में, और कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो बोलो, तो एंट्री क्या बनी, बोलो एंट्री क्या बनी, वेजेस एक्सपेंस डेबिट 3 मिलियन, टू समथिंग जो आपने बोला वो इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, और बाकी वेजेस पेएबल क्रेडिट, ठीक है। ये हमने बास्केट भरी है जी, बास्केट भरी है अभी, ठीक है, ये बास्केट भर ली हमने। वेजेस एक्सपेंस डेबिट 3 मिलियन, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट 8% 240, और वेजेस पेएबल क्रेडिट बैलेंस की फिगर में निकाल दी। अब ये पेएबल पे करना है, ये पेएबल पे करना है एम्प्लॉइज को, और ये पेएबल पे करना है हुकूमत को। लेकिन ये कहानी अलग है, उसने कहा पेमेंट कर दी तो मैंने आगे पेमेंट भी करवा दी, 240 इनकम टैक्स हुकूमत को पे कर दिया, ये इधर पे कर दिया, और ये कैश क्रेडिट हो गया। अब मसला किसका रह गया, मसला इसका रह गया जिसको अब हम चार्ज करेंगे। ये जो क्रेडिट हुआ था ये डेबिट होकर पे हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। यहां तक बात समझ आई, क्योंकि उसने कहा था सारे एक्सपेंसेस उसने पे कर दिए हेड ऑफिस में, तो हमने पेमेंट की एंट्री कर दी। नहीं तो ये स्किप भी कर सकते थे अगर वो ना लिखा होता तो। चार्ज हम देखते हैं 3 मिलियन में से 2760 भी नहीं चार्ज करेंगे, 3 मिलियन से 2 मिलियन चार्ज करेंगे फैक्ट्री को, जिसमें से कुछ वर्क इन प्रोसेस में, कुछ एफओएच में। 1 मिलियन तो वैसे ही कहां जाना है, सेलिंग एडमिन में, ठीक है। तो पहले मेरे ख्याल में इसी की एंट्री आपको दिखा देता हूं। 3 मिलियन में से 1 मिलियन जो है वो कहां चला जाएगा, सेलिंग एंड एडमिन लिखा हुआ है। ये सेलिंग एंड एडमिन स्टाफ सैलरी, ठीक है। तो ये एंट्री आपको नजर आएगी, इकट्ठी कर दी है, चलो तोड़ के नहीं की। अच्छा बोलो बोलो सर, ये फिर मैं आगे जाऊं। वेजेस चार्ज करने का मतलब ये होता है ना कि प्रोडक्ट को चार्ज करते हैं। जी जी जी, प्रोडक्ट को नहीं, वेजेस जहां जानी है वहां पे चार्ज करते हैं, रेलेवेंट हेड को चार्ज करते हैं। वेजेस हमारी बन गई टोटल 30 लाख, इसमें से कितनी फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की है जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं, वो जी मिसाल के तौर पे जी इसमें से जो है वो 18 लाख बनती है, तो उसकी एंट्री हम कर देंगे। आप वेजेस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें, क्योंकि वेजेस एक्सपेंस तो खाली करना है ना, वेजेस एक्सपेंस कहीं जाता है पीएनएल में, वेजेस एक्सपेंस कहीं नहीं जाता। टोटल वेजेस एक्सपेंस 3 मिलियन का कहीं नहीं नजर आएगा, रेलेवेंट जगहों पे नजर आएगा, टूट के नजर आएगा, सेलिंग के खर्चे अलग, एडमिन के अलग, फैक्ट्री के अलग। तो 3 मिलियन तो टोटल वेजेस थी सारे एम्प्लॉइज की, जिसमें से जितना जितना जिसको जाना है वेजेस का, ये वेजेस वाला डिब्बा खाली कर देंगे, उंडेल देंगे जहां जहां जाना है। तो वेजेस रिकॉर्ड की, वेजेस एक्सपेंस डेबिट करके, और फिर इसको जब चार्ज करते हैं तो ये सारा वेजेस एक्सपेंस जो डेबिट हुआ था ये क्रेडिट होकर रेलेवेंट जगहों पे डेबिट हो जाता है, और ये खत्म हो जाता है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहां पे उसने सवाल में कहा था कि 1 मिलियन जो है वो किधर जाता है, सेलिंग एडमिन में। तो इसकी एंट्री होगी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस डेबिट 1 मिलियन और वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट 1 मिलियन, ठीक है। बाकी बच गया 2 मिलियन। उस 2 मिलियन की एंट्री क्या होगी, ये मैंने मेरे ख्याल क्लास में अलग अलग करवाई थी, लेकिन सोल्यूशन बनाते मैंने इकट्ठी कर दी है ना, क्लास में भी इकट्ठी कराई थी, तो अब अलग अलग कर लेते हैं। इधर देखो,
3 मिलियन में से वो कहता है नंबर 6 एंट्री पहली, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट और वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है जी, 1 मिलियन हो गया, डन जी। उसके बाद इसी की दूसरी एंट्री क्या बन गई, इसी की दूसरी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस, मैनू थां ते बना दो जी। अब वेजेस एक्सपेंस वर्क इन प्रोसेस के अंदर चार्ज करनी है जॉब ए को, तो जॉब ए के डायरेक्ट आवर्स उसने दिए हुए थे। उसने क्या कहा था, जॉब ए पर डायरेक्ट लेबर आवर लगते हैं 6000, तो 6000 आवर्स इनटू इधर रेट कितना है डायरेक्ट लेबर का 75,000 में बताना 450। इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस जॉब बी, इस पे कितने आवर्स लगे थे, ये एंट्रीज हमने की थी या नहीं की थी, ये रह गई थी, ये कर ली थी, तो फिर दोबारा क्यों करवा रहे हो मुझसे। रुपीज क्या रेट है इधर 60। खैर है, एक टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। ये टॉपिक यहाँ मजे की बात है, ये टॉपिक यहीं तैयार हो जाने, वैसे तो बाकी भी ऐसे ही हैं आप क्योंकि पढ़ के आए, मैंने आपको इसलिए पहले टॉपिक्स बताए थे, उनके अंदर रिवीजन क्विक होगी क्योंकि आप उनको थोड़ा सा वो सवाल करके आए हुए हैं। इसके अंदर चूंकि मैंने ये बताया नहीं हुआ था इसलिए सारी रिवीजन मुझे तसल्ली से करवानी पड़ी और सवाल भी सारे उस तरह से करने पड़ गए। ठीक है, लेकिन इससे अच्छी बात यह कि ये टॉपिक आपका यहीं तैयार हो जाएगा आज क्लास के अंदर। ठीक है ना, इतनी तैयारी इसको चाहिए जी। और 1 मिनट में पहले एंट्री दूसरी कर रहा हूं, मिटा देता हूं फिर। ठीक है, मुझे जरा एंट्री करवाने दो ना, जरा समझा लूं इस भाई को। ठीक है जी, बोलो 540। उसके बाद जॉब सी वर्क इन प्रोसेस, मैंने अभी ऊपर हेडिंग नहीं देखी कि मैं कहां एंट्री कर रहा हूं, सिर्फ एंट्री कर रहा हूं वर्क इन प्रोसेस जॉब सी। अब कितने आवर्स 15,000 इंटू रुपीज 65 975। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात देखो भाई, ये जो 2 मिलियन है, ये 2 मिलियन किसका बनता है, ये 2 मिलियन किसका बनता है, फैक्ट्री का 2 मिलियन किसका बनता है, इसका मतलब वेजेस में से तो ये भी क्रेडिट हो जाना है, तो वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट हो गया पूरा 2 मिलियन से। 2 मिलियन चार्ज हो गया ना जी, ये 2 मिलियन फैक्ट्री को चार्ज हो गया। अब देखो क्या ये बैलेंस हो रहा है, क्या ये सारे का सारा 2 मिलियन के बराबर आ गया, इसका मतलब कुछ इनडायरेक्ट वेजेस भी इसमें पड़ी हुई हैं। अब ये 3 मिलियन डिब्बे में भरा, इसमें से 1 मिलियन वेजेस एक्सपेंस सेलिंग एडमिन को चार्ज हो गया, 2 मिलियन फैक्ट्री को चार्ज हो गया। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री को जब हमने चार्जिंग देखी तो डायरेक्ट जो हमें डाटा दिया था उसके हिसाब से बन रहा है कितना 1965, तो फिर बाकी क्या है 35 क्या है, फिर वो इनडायरेक्ट होंगी, तो वो कहां जाया करती हैं एफओएच में। ये मैंने एंट्री समझानी थी जरा, ये बैलेंसिंग निकाला हमने। ठीक है जी, बैलेंसिंग कितना, ठीक है बच्चों। अब अगली बात यह है कि हमने अलग अलग एंट्रीज करनी थी। ठीक है, तो पहले वाली तो दोनों एंट्रीज इधर ही आनी थी और इधर कोई एंट्री नहीं आनी थी। ठीक है, लेकिन दूसरी एंट्रीज के अंदर ये जो सारी कहानी है, ये तो फैक्ट्री में होनी थी, नहीं वो अलग अलग नहीं है ना, अलग अलग नहीं ना है, वो इकट्ठी एंट्री से निकल के आया ना। ठीक है, तो ये जनाब एफओएच का अकाउंट, ये बैलेंसिंग ये पूरा हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इस एंट्री को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन लगा दूं, चलो ठीक है, समझ आ रही है ये। चलें जी, अब बताएं जी, बैलेंस हो रही है एंट्री। इस एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पे 2000 पड़ा है, तो यहां पे हम लिख देंगे फैक्ट्री लेजर अकाउंट, फैक्ट्री कंट्रोल भी कह देते हैं इसको, 2000 से, और यहां पर जनरल लेजर अकाउंट। ये मैंने तोड़ के इसलिए करवाई कि भाई को समझ आ ही नहीं रही थी। ठीक है ना। अब ये एंट्री मैंने कहा था कि ये जो एंट्री 2 तोड़ के की थी ना,
इसको मैंने इकट्ठा कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। अब ये एंट्री इकट्ठी अब समझ आती है तो अब यहाँ से देख लेना सोल्यूशन से, ठीक है। ये एंट्री इकट्ठी ज़्यादा ईजी है आगे पोस्ट करनी, ठीक है। उसने कहा कि 3 मिलियन के वेजेस में से 2 मिलियन जो है वो क्या है, 1 मिलियन क्या है सेलिंग एडमिन, तो मैंने कहा सेलिंग एडमिन 1 मिलियन हो गया। फिर फैक्ट्री लेजर सीधा सीधा 2 मिलियन कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये बनना था बाद में और वेज एक्सपेंस खत्म हो गए। अब ये सारे डायरेक्ट थे तो ये इनडायरेक्ट निकला। बहरहाल ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, मैंने माना, इसीलिए मैंने ये तोड़कर करवा दी 2 एंट्रीज, ठीक है। ओके, थोड़ी सी और जगह बनाकर इसी कोई पिक्चर ले लें। आप तोड़ के करना चाहें तो इस एंट्री को आप भी तोड़ के कर सकते हैं, जरा दूर से नजर आ जाए। ये जो वो जो क्या वो जो हाँ ये एक्चुअल वाला है, ये अप्लाइड वाला है। मुझे क्या पता कौन सा वाला है यार, ये तो नहीं सही हो रहा। उस्ताद इसको इधर ले आ, तो उस्ताद गुजारा करो, इधर आ गया, इधर आ गया, ये नहीं बचता। चलें जी, इसकी पिक्चर आप ले लें। उससे नीचे लिखा हुआ सिर्फ अप्लाइड का लेगा, तो फिर वो लगा होगी और ये फिर एक्चुअल है। नहीं रुके यार तू सोच ले ज़रा, मैं ज़रा सेट कर लूँ इसको इतनी देर। ओ यहाँ पे किया होगा, ठीक, बहुत मेहरबानी सर। तो यार इनसे परेशान ना हुआ करो तुम ऐसे ना, ठीक है ना, तुम अपना काम जारी रखा करो। चलें जी, अब आप इसकी पिक्चर, जी बेटा बोलें जी। पहले इसकी पिक्चर लें एंट्री नंबर 6 की, ये टूट के ज़रा अच्छी समझ आ रही है, लेकिन जैसे मैंने तरतीब बनाई थी वो ज़्यादा अच्छा समझ आ गई ना असल में। वहाँ पे पहले एंट्री तो यही कह रहा था कि रफ में एंट्री कर लो, तो रफ वर्किंग में एंट्री कर लेते आप, कोई बात नहीं, उसको फिर तोड़ लेते। जब ऐसी कोई कम्प्लेक्स एंट्री आ जाए तो रफ वर्किंग में कर लें जी। एंट्री 4 तो बाकियों को तो कर लें यार, अल्टरनेटिव तो मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, इसी तरह से अब अप्लाइड एफओएच कहां से निकलेंगे जी, हमारे पास ये हो गया जनाब, 0.2 भी हो गया, 0.2 हो गया, 0.1 मटेरियल था, 0.2 लेबर हो गया। वेजेस की एंट्री और कोई नजर नहीं आ रही मुझे, वेजेस की और कोई एंट्री नजर, एडवांस भी नहीं था, कोई पी फंड वगैरह भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ इनकम टैक्स था, वो भी हमने पे करके जान भी छुड़ा ली, ठीक है। अब अगली बात क्या है, अप्लाइड एफओएच आएंगे, ठीक है। अब ये अप्लाइड एफओएच 25 पर डायरेक्ट लेबर आ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर आ रही है गिवन है, वर्किंग प्रोसेस जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी को डेबिट कर देंगे और एफओएच का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल एंट्री थी। अब वर्क इन प्रोसेस और एफओएच दोनों के दोनों, ठीक है, 6, 9, 15 ये एंट्री आ गई, वहां पे एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने लगाई नहीं थी, मुझसे लग नहीं रही थी। हाँ ना, मार लाइने, कोई मसला नहीं है, वहाँ नहीं है ना, एंट्री है नहीं ना। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो अगली क्या चीज़ है, अगली क्या चीज़ है 0.4 में एक्चुअल आ गए। चलो एक्चुअल की एंट्री भी कर लें। एक्चुअल है 7 लाख, ये पहली एंट्री बता दी थी, 7 लाख के एफओएच हैं जिसमें 4 लाख की डेप्रिसिएशन है। अब एंट्री होगी एफओएच का अकाउंट डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 से क्रेडिट और 3 से कैश क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री भी कर डाली हमने एक्चुअल, ठीक है जी। असल में ये बड़ा मसला है ना, ये ऐसे दिखाना पड़ता है ना आपको। जी बेटा, हाँ जी, एफओएच का अकाउंट 7 लाख से डेबिट, अगर कहें तो मैं फिर इकट्ठी एंट्री करूंगा, समझ आती है। एफओएच का अकाउंट 7 लाख से डेबिट, कैश क्रेडिट और अकोमोडेशन क्रेडिट। अब ये बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर उधर फैक्ट्री लेजर, इधर जनरल लेजर, ठीक है जी, सही है। अब आती है बारी अंडर ओवर की। अच्छा आप देखो ना, यहां से काम शुरू हुआ है, यहां पे तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा एफओएच, यहां पे तो अभी तक तो नहीं चल रहा। लो एफओएच इधर भी आ रहा है, फिर एफओएच इधर भी आ रहा है, फिर एफओएच इधर भी आ रहा है। अब मसला हो जाता है, परेशानी होती है
मिस हो सकता है कुछ भी डायरेक्ट एंट्री से देखें तो एक छोटा सा लेजर मैंने कहा था रफ वर्किंग में बना लें, ऐसे रफ वर्किंग लिखें, साइड पे वर्किंग, और ऐसे करके एफओएच का लेजर बनाएं। और जो इधर यहां पे एंट्री के अंदर आपको क्या नजर आया, एंट्री के अंदर नजर आया एफओएच 35 से डेबिट हो रहा है, बस इधर 35 लिखो और कुछ नहीं। उसके बाद एफओएच 750 से क्रेडिट होगा, बस इतना सा लिखो, कोई आगे अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। आपने जब अंडर ओवर की एंट्री करनी है वो रिक्वायरमेंट है, उसकी फिगर चाहिए मुझे, तो छोटी सी वर्किंग साइड पे करो, कोई अंग्रेजी ना लिखो। मैंने वर्किंग जो सोल्यूशन में की उसमें मैंने अंग्रेजी लिखी है ताकि आपको पता लग सके, पर्चे में नहीं लिखनी, पर्चे में ये कह रहा हूं बस ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद एफओएच 700 से डेबिट हो रहा है, तो बताओ बैलेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड पे 15, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये एंट्री यहां से बन गई आसानी से, एफओएच का अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल। उसने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोज करते हैं, लिखा हुआ था कुछ, उसने लिखा हुआ था कुछ, मुझे याद आ रहा है, ऑल अंडर ओवर अप्लाइड आर क्लोज टू कॉस्ट ऑफ, नहीं तो पीएनएल कहे तो वहां पे, वरना चुप भी हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में डाला करो, ठीक है। अच्छा, अब ये अकाउंट मैंने यहां पे आपको वर्किंग वन में करके दिखा दिया सोल्यूशन में, ये 35,700 बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल आया, ठीक है। ये मैंने अलग अलग लिखे, वहां से एंट्री से उठा लिया। ये तो मैंने आपको बताया ना कि इस तरह से बनना है तरतीब में, ताकि बाद में बच्चा को देखे तो समझ आ रही हो कि कहां से क्या चीज आई हुई है। लेकिन ये मुश्किल है, इतना टाइम ज़ाया नहीं करना, ये आसान है। फिगर्स देखो, बैलेंस निकालो, बैलेंस की फिगर इस तरफ आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एफओएच क्रेडिट, उधर आ जाए एफओएच डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, गॉट इट, यही आ रहा है, फैक्ट्री लेजर डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब फैक्ट्री सॉरी सिखाना पड़ेगा आपको इस तरह से करके ना, ये एफओएच डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल कहां पे पड़ी है, फैक्ट्री में, और ये एफओएच का अकाउंट हेड ऑफिस में, और एफओएच का अकाउंट फैक्ट्री में, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जनरल लेजर और फैक्ट्री लेजर डाल दें, ठीक है जी। ये एफओएच के वेरिएंस की एंट्री आ गई, गॉट इट। नेक्स्ट, अब चलते हैं जी आगे, सब कुछ ही हो गया, ये भी एंट्री कर दी हमने, एंट्री की है, मिटानी नहीं है जी, बिजू कह लें जी आज आप सारा कुछ। एक घंटे में हमने अभी तक यही किया है जॉब, कोई मसला नहीं है, वैसे जल्दी कोई नहीं, टेंशन नहीं है बेटा। उस तरह सोचोगे तो 3-4 जगह पे है ना, डेबिट क्रेडिट, फिर वो मिक्स हो जाएगा। सादा सी बात की है कि ये 4-5 जगहों के ऊपर आपको ऐसे चीजें डेबिट क्रेडिट होती नजर आ रही, तो कैसे सोचेंगे आप? नहीं जो आखिर में, तो आप अभी वैसे आप ये लिख कर ऐसे ही सोच लें, ठीक है, ये लिख कर ऐसे ही सोच लें, ये एक्चुअल है, ये अप्लाइड है। अब सोच लो, अप्लाई किए 750, एक्चुअल आए 735, तो इसका मतलब अप्लाइड ज्यादा है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो कम कर रहे हैं। इससे सोचना सोचो, लेकिन लेजर बना के सोचना, खुदा के लिए डायरेक्ट ना सोचना, ठीक है ना। इसमें 10 सेकंड लगेंगे आपको, एंट्रीज हुई पड़ी हैं, 10 सेकंड लगेंगे इस लेजर में, लाजमी बनाना आप, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद जी क्या कहता है, कहता है ये भी हो गया अंडर ओवर, जॉब ए एंड बी वर कंप्लीट ड्यूरिंग द मंथ। अब ए को सेल बाद में करेंगे, ए और बी कंप्लीट करवानी है पहले। अब देखो ना, यहां पे भी अगली मुसीबत आ गई, ये जो हम चले जॉब ए जॉब बी, जॉब ए बी, चलो सी तो नहीं कंप्लीट हुई, जॉब ए जॉब बी, जॉब ए जॉब बी, जॉब ए जॉब बी। ओ भाईजान ये तो काम गड़बड़ हो गया है, इसका मतलब वर्क इन प्रोसेस बना लें, जॉब ए का भी जॉब बी का भी, ठीक है, एहतियातन अच्छा होता है, ठीक है। सी का मत बनाएं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तो वो तो प्रोसेस में पड़ा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग की तो एंट्री हमने करनी नहीं है, तो जो कंप्लीट हुए हैं उनकी लेजर। तो इसके लिए आप छोटा सा ऐसी लेजर वर्किंग बनाएंगे। तब सील वाला वो जो मैंने वर्किंग बनाया तो आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, जो रास्ते में बनाया था ना, आते हुए खुला टाइम था, सफर हो रहा था, वरना मैं भी ऐसे खाली बनाता, मुझे अब जेन में आ रहा है खाली बनाना चाहिए था, आप पर्चे में लिखने बैठ जाएंगे, वर्किंग है भाई वर्किंग, ठीक है। अब सुकून से यहां से देखना शुरू करो। जॉब ए का बना रहा हूं मैं, 1000 आ गया, उसके बाद 450 आ गया और 150 आ गया, कुछ और है जी। ये मैंने किसका बना, वर्किंग प्रोसेस जॉब ए जी। बेटा आपकी वर्किंग है, हेडिंग भी ना दे, सिर्फ ए लिख दें ऊपर, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख दिया जी। डेबिट कितने से, पहला 1000, दूसरा, तीसरा है 150। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कभी 450 है, अच्छा मैंने कहा तैयारी करा दूं जरा, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कभी पर्चे के अंदर वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो। और अच्छी बात है, आपने लेजर बनाने की आदत बनाई हुई है, तो ओपनिंग बीडी लिख देना, क्लोजिंग सीडी लिख देना, और बैलेंसिंग निकालनी है आपने जो फिनिश गुड्स के अंदर जानी है। तो लॉस दे दे, जाता नहीं यहां तक, दे दे तो क्या है, इसमें हमें आता तो है काम,
कोई काम कर ले, इसीलिए लेजर बनवा दी कि जैसे किया हुआ वहीं पे आ जाए, जहां पे थे वहीं पे, ठीक है जी। अब इसके आगे कोई हेडिंग शेडिंग देने की जरूरत नहीं है। बताओ जी कितना बनता है? 1600। ये फिनिश गुड इन्वेंट्री में चला गया बैलेंसिंग, ये आपके लिए लिखा है पर्चे में, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये टोटल कर दिया यहीं से ही, बस कैलकुलेटर पे 1600 निकाल के उधर लिख लो, मत लिखो इधर बैलेंसिंग फिगर भी, आपकी एंट्री उसने देखनी है और ऊपर एंट्री से ही वो निकालते हैं। नॉर्मल यही है, एंट्री से निकाल, बच्चे एंट्री से निकालते हैं, लेकिन हम नहीं निकालते ना, हम जरा पता है आपको लायक से लोग हैं, ठीक है, हम लेजर बना लेते हैं, जरा इजी हो जाते हैं, ठीक है जी। कितना आ गया? अभी 1600 की एंट्री क्या है? फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब ए क्रेडिट। ऐसे ही जॉब बी का भी कर लो ताकि एक ही बार एंट्री जाके करें जी। बोलें वर्क इन प्रोसेस जॉब बी, अब देख लो जरा जल्दी से जी। 250 कौन सी, ये अमाउंट गलत है, ये ऊपर वाला कॉपी कर दिया था मैंने, सही करा दें जज़ाकल्लाह जी। ये 26, मैं तो थल्ले भी मैं गलत करता हूँ, शायद थल्ले सही लिख लिया है जी। कितना आता है? 2625 875 और ये क्लास में तो सही किया था ना, क्लास में तो सही करवाया था ना, चलो फिर उधर भी सही किया उन्होंने, मैंने क्योंकि मैं क्लास वाले सोल्यूशन को देख रहा था, मैंने उनको कहा था असल में टाइप कर दो सोल्यूशन को, लेकिन उन्होंने जैसे टाइप किया था वो फिर मैंने दोबारा ही किया, तो दोबारा करने में फिर शायद हो गया, क्योंकि वो फिर इस तरह से नहीं था, डेबिट क्रेडिट अलग नहीं थे, एंट्रीज की समझ नहीं आ रही थी सही से जी। तो सही वाली फिगर बन गई अब 250 2625 540 और 225। हाँ जी जरा बोलो जी। 2650 2625 सॉरी, चलो 50 तो था ना, 540 और भी कोई था एक 225। हाँ जी बैलेंसिंग फिगर, फिनिश गुड इन्वेंट्री में बैलेंसिंग 3390, इसकी एंट्री हो गई फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट। अब इनकी इकट्ठी एंट्री कर लो। अच्छा वर्किंग प्रोसेस भी इधर ही है, फिनिश गुड भी इधर ही है, ये बड़ा सुकून है, हेड ऑफिस की एंट्री है सारी, ये फैक्ट्री की सारी एंट्री है, ठीक है। तो आप एंट्री कर लो इकट्ठी, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट, जॉब ए 1600 से क्रेडिट, जॉब बी वर्किंग प्रोसेस 3390 से क्रेडिट। ले जी फिनिश गुड इन्वेंट्री, ये बैलेंसिंग मैंने निकाल दिया इकट्ठा, ठीक है ना, सही है। अब ये सारी की सारी एंट्री यहीं पे होनी थी। तो ये मैंने आपको कहा था कि वर्किंग प्रोसेस का अकाउंट बना लेना, असल में ये बात नहीं हुई थी जिस वजह से मुझे करना पड़ा, वरना ना करता, ये रिवीजन काबिल ही नहीं था इतना, बस फिर रिवाइज हो गया ना, अब सारा टॉपिक पूरा ही हो गया, रिवीजन फिर रिवीजन ही सही होगी फिर, ताकि अब आपको ये आसानी हो जाए कि आज का टाइम आप यूँ समझ लेना, आज आपने एक दिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पे लगाना था तो वो 1 घंटे में मैंने लगा तैयारी करा दिया आप, ठीक है ना, ये थोड़ा सा उधार चुकाया है मैंने। अच्छा जी उसके बाद एक बिक भी गया था, कौन सी जॉब बिक गई थी? ए बिक गई थी 20 मिलियन की, लेकिन उसने कहा था 2% डिस्काउंट लूंगा। अब नए वाले कॉन्सेप्ट पे एंट्री करो, पता नहीं पुरानी एंट्री आप जाके देखो तो किस तरह से हुई हो, आपको ये पता है कि सेटलमेंट डिस्काउंट को अब सेल में से ही डेबिट किया जाता है। तो डेटर डेबिट 2 मिलियन से 20 मिलियन से नहीं, ठीक है, शॉर्ट से ही कर लें, ठीक है। बहरहाल डेटर डेबिट 20 मिलियन और 2% डिस्काउंट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट पूरा 20 मिलियन कर लें, सॉरी 2 मिलियन कर लें। और कॉस्ट ऑफ सेल कहां से निकलेगा, यह मसला है, कॉस्ट ऑफ सेल कहां से निकलेगा? फिनिश गुड इन्वेंट्री को बेचने की एंट्री क्या सिखाई थी? ये अब ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड भी नहीं दिया हुआ, अगर वो देते तो मैंने लेजर बनाया हुआ वहां से सुकून से निकल आएगा। अभी जो हमने फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं बनाई हुई, बनाएंगे तो उससे भी क्या निकलेगा, जो बिक गई है उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कौन सी वाली हमारी जॉब बिकी है, कौन सी वाली? ए बिकी है, तो ए की कॉस्ट कितनी थी? 1600, ये यहां से फिनिश गुड में गया हुआ है ना, ये फिनिश गुड इन्वेंट्री, ये बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ अगर ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी आ जाए तो इसको भी बना लेना, 1 मिनट, फिर वो अलग अलग बना लेना दोनों फिनिश गुड्स की, ठीक है। ये एंट्री करनी है हमने, ये कर दी थी वर्क इन प्रोसेस ए। अब इसको बेचा है तो पहली एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, वो कर लेते हैं यार डिस्काउंट वाली बात, ठीक है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट, तो ये एंट्री 2 हो गई, ठीक है ना। अब पूरी सेल रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि उसने ये नहीं कहा हुआ कि पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो डिस्काउंट लेगा। असल तो उसूल ये ना, IFRS 15 का उसूल ये है, अगर आपको लगता है स्टार्ट में ही कि वो डिस्काउंट ले लेगा तो आप सेल ही कम से बुक करो। लेकिन वो क्या कह रहा है, सोल्ड फॉर 20 मिलियन। अच्छा ये एंट्री समझ आ गई ना, मैं अब आगे तब अभी आया हूं इसलिए, ठीक है ना। तो जो दूसरी एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से होगी?
कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट 1600 से, ये एंट्री समझ आती है ना। अब सेल की एंट्री की तरफ आया हूं मैं, कहता है 20 मिलियन का बेचा, ठीक है। द कस्टमर हाउएवर एग्रीड टू सेटल द ट्रांजैक्शन एट 2% कैश, लेकिन बाद में उसने एग्री किया कि मैं इसको सेटल कर देता हूं। अब कोई बच्चे कहेंगे कि जी हमने इसको ये अज्यूम करना है कि स्टार्ट में ही ये हमें पता था, स्टार्ट में पता था, तो फिर बेटा आप एंट्री ही 98% से करो डेटर डेबिट सेल का, फिर डिस्काउंट को आने ही ना दो। लेकिन मैं नॉर्मल जम्पशन के हिसाब से चल रहा हूं कि यहां पर उसने कहा सोल्ड हमने 20 मिलियन का किया, लेकिन बाद में उसने एग्री कर लिया 2% का डिस्काउंट है। दोनों तरह से एंट्री सही है, जो मर्जी कर दो। मैं डिस्काउंट नीचे सेल को ही डेबिट करूंगा, लेकिन स्टार्ट के अंदर नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी असल में ना, सब बच्चों ने FAR 2 नहीं पढ़ा हुआ कि उनको ये बात का पता हो कि सेटलमेंट डिस्काउंट अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिल जाना है तो आज ही सेल कम करें। इसलिए मैं इस बात की तरफ नहीं लेके जा रहा, बल्कि मैं इंटो वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। यहां पर सादा बात, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 2 मिलियन से हो गया, उसके बाद उसने कहा जी मैं 2% सेटलमेंट डिस्काउंट के ऊपर सेटल कर देता हूं, तो फिर उस वक्त जो एंट्री करें तो उसमें सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री को सेलिंग एक्सपेंस डेबिट यानी डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट ना करें, बल्कि सेल डेबिट कर दें। इससे आगे की बात अभी आप ना सोचें, क्योंकि FAR 2 का कॉन्सेप्ट है IFRS 15 का, तो वो असूली तौर पे अगर किसी ने FAR 2 पढ़ी हुई है वो उस तरह से भी चल सकता है, अजम्पशन लिख देगा भी नीचे, आई अज्यूम कि उसको पता था, एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इस तरफ ना जाएं, सादा रखें बात को। CMA के अंदर फिलहाल आप इंट्रो के लेवल की बात कोई रखें तो 2 मिलियन की एंट्री हो गई, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और उसकी 1600 था ना, 1600 की एंट्री हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 2 मिलियन से, दोनों कहां पे आने थे, हेड ऑफिस में, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट थोड़ी देर के लिए इन्वेंट्री क्रेडिट, जरा मैं इसी तरह बता दूं, ठीक है जी। ये एंट्री हो गई। अब उसके बाद उसने कहा कि सेटल कर दिया है उसने 2% डिस्काउंट पे, तो डेटर क्रेडिट हो गया 2 मिलियन से। कैश कितना आया, जो बैलेंसिंग था, क्योंकि डिस्काउंट कितना बन गया 2000 का कितने परसेंट, कितना परसेंट, 2%, कितना बनता है, तो बाकी क्या हो गया फिर बैलेंसिंग, इधर मैं निकाल लेता हूं सेल में आगे, कहां से, ये 2 मिलियन नहीं है, तो यार कोई बात नहीं, इस पे सिफर ही बढ़ानी है, बस सिफर बढ़ा लेना, ठीक है। सिफर बढ़ाऊं हैं, नहीं बेटा अब वो 20 मिलियन है, तो फिर ये इसके अटेम्प्ट देख लेता हूं, क्योंकि इतना फर्क हो नहीं सकता। इसके अटेम्प्ट से सवाल देख लेता हूं मैं एक दफा, ठीक है ना। इन्होंने कॉपी करके जो दिया उसमें क्या मसला है, मेरे ख्याल से तो 2 मिलियन होना चाहिए, 20 मिलियन इसलिए मुझे इसलिए नहीं अजीब लग रहा है क्योंकि उधर 1600 की चीज बनी है, तो वो कैसे 1600 की चीज 20,000 की, उधर मैं हजम नहीं हो रही बात। वैसे फर्क नहीं है, यहां पे सिर्फ आपने 20 लिख देना है, तो 20 का आपने 4% लेना है। यार ये सवाल तो जरा निकाल के लाओ भाई, आपकी कितनी लंबी उम्र है, मैं दिल में ही सोच रहा था आपके बारे में। ये जरा सवाल निकाल के लाओ, अटेम्प्ट असल अटेम्प्ट, एक मिनट, और कहते दूर जान दी लोड़ ही कोई नहीं यार, खलो जाओ, और खलो जाओ, नहीं हूं नहीं, हाँ कहां लिखा हुआ 2 मिलियन, अबे तुम्हारे पास होगा ना, अभी मेरे पास तो नहीं है ना। अच्छा यार तुम ना अभी ज़्यादा फ्री ना हो, ठीक है ना। एक तो तुम आज येलो हुड नहीं पहन के आए, कौन सा है, स्प्रिंग 19 है, 11 है, तो ओल्ड में होगा फिर। ये बड़ी मुश्किल से मिले थे। कौन सा सवाल है, देखने पड़ते हैं ना भाई सारे। ठीक है जी 2 मिलियन है, ओके, इसको सही कर लें, तो सवाल को सही कर लेते हैं जवाब की बजाय। $2 मिलियन कर लें जी इसको, चलें सही रहा अब। अच्छा जी अब कहाँ थे हम फैले हुए, हम कहाँ फैले हुए थे, यहाँ फैले हुए थे। अच्छा जी सही हो गया। अब एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और पैसे आ गए 2000 नहीं आए, 2000 का डेटर क्रेडिट हुआ, 1960 आए, बाकी 40 डिस्काउंट। अब वो डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं करते हम, अब सेल्स में ही डेबिट करते हैं, तो सेल्स डेबिट कर दिया हम, ठीक है, और सही है। बाकी FAR 2 वाले कुछ अजम्पशन लेते हैं तो लेते हैं, मैं उनको बात नहीं कर रहा, थोड़ी सी कर दिया उनके लिए बात कि अगर आप अजम्पशन लिखते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड था पहले से ही आएगा, तो आप 1960 की बुक कर लेते, फिर ये डिस्काउंट ना देना पड़ता। सेल बहरहाल 1960 पर ही आ जानी है, ओके, और सही है। रिसीट फ्रॉम डेटर रिकॉर्ड हो गई। अब सिर्फ इस एंट्री के अंदर मसला है,
दूसरी के अंदर पहली एंट्री सारी हेड ऑफिस की, तीसरी एंट्री सारी हेड ऑफिस की, दरमियान वाली एंट्री के अंदर इन्वेंट्री आ रहा है और इन्वेंट्री कहाँ होता है? फैक्ट्री में। तो वो आपने फिर वही वाला तरीका करना था, ये दोनों तरफ जानी थी, ठीक है जी। ये एंट्री यूं बन रही है, ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। अब बैलेंस करने के लिए एक तरफ जनरल लेजर, एक तरफ फैक्ट्री लेजर, ठीक है। उसके बाद आखिर में एक एंट्री, ये तो मैं करके ही गया था, कि सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस अदर देन सैलरीज। सैलरी भी हमने पे कर दी है, सैलरी हमने पहले ही पे कर दी है। ये देखो वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट किया था ना, ये एक्सपेंस डेबिट करके इसको हमने अगली एंट्री में पे कर दिया था, ये कैश पे हो चुका है। तो सैलरीज एंड वेजेस तो वैसे ही पे हो चुकी हैं सेलिंग एडमिन की, उसके अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं ना, बिजली गैस वगैरह का बिल आ गया, कोई छोटी मोटी और चीजें आ गई, ठीक है। तो कहते हैं सेलिंग एडमिन अदर देन सैलरीज पेड ड्यूरिंग द मंथ वर 5 लाख, तो उसकी एंट्री होगी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये सारे का सारा हेड ऑफिस के अंदर ही आना था। तो ये मैंने 2 लेजर्स बनाए थे, ठीक है, इस तरह से लिख लिख के बनाए थे वैसे, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज एंड पे रह गई थी। अब अगला सवाल पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें मसले वाली बात करेंगे। जी बेटा बोले। ये वाला ये नहीं लेना था, ये सी का है, तो 3390 नहीं आता, फिर 3390 ऐसे आता है। तो फिर आप लोग 3390 कैसे निकाला? सब ने सामने लिखा हुआ था। हद हो गई यार, ऐसे ना किया करो, जब मैं लिख रहा हूं इसका बैलेंस बताओ ना, इतनी सुस्तियां तो ना करो आखिरी क्लास में। 3390 ठीक है तो जालमो, ओके, वो तो आपने बोला भी था, मैंने कहा था करता हूं, फिर आगे निकल गए। हाँ जी, आप इस सवाल में कोई मसला है तो बताएं। ये एंट्रीज, एक मिनट एफएच वाली एंट्री है, गालिबन मैं करवा के गया था। फोटो लें जी, फोटो कैसे लेंगे? ये आपको हैंडआउट ही दे देता हूं, शाम तक भेज दूंगा, रात तक। मैं इस चाह रहा हूं कि इसके अंदर ना मैं ये बाकी एंट्रीज बस मैं सुबह ना बस हाथ पैर दी पै जाती है ना, नमाज के बाद मैं बैठा हुआ था तो कर दूं। फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो ऐसे जल्दी में कुछ हो जाएगा, वो मैं एंट्रीज ये पूरी कर लूंगा तो फिर मैं आप लोगों को शाम में भेज दूंगा ये, ठीक है ना। पार्ट 2 शुरू करने का दिल कर रहा है तो जरा 1 मिनट रुक जाए, मैं थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट अगले सवाल की तरफ डिस्कस कर लूँ। ये सवाल इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन ही मिल जाएगा, सवाल में कोई मसला है भी नहीं। रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री नहीं थी, इशू की थी। फिर वेजेस चार्ज की एंट्री थी, सारी डायरेक्ट हैं, ठीक है। अप्लाइड एफओएच की एंट्री है, फिगर्स नहीं निकलेंगी तो देख लेते हैं, सवाल तो मैंने पढ़ाना ही है, ठीक है। और उसके बाद ये असल में एंट्री समझानी थी। ये एंट्री आईकेएफ के सोल्यूशन में 2 थी, आपने इनको दे दिया सोल्यूशन, अब असल में आ गए हम। पेपर भी दे दो, रिसेंट वाला सोल्यूशन भी दे दो, ताकि कोई चीज़ अगर सामने आए तो वो, क्योंकि हमारा फॉर्मेट डिफरेंट होना है, फिर तो सोल्यूशन तो मैच करता जाए ना एंड से बच्चे तसली में। हाँ, जैसे मर्जी करें जवाब तक पहुंच जाता है बंदा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर डिफरेंट, कुछ चीज़ें नहीं बल्कि एक ही है, शट डाउन, उसके अंदर अगर अप्रोच डिफरेंट रखें तो आंसर एंड पे डिफरेंट आता है, लेकिन डिसीजन नहीं बदलता, डिसीजन सेम रहता है। तो दोनों तरह की अप्रोचेस, 2-3 तरह की अप्रोचेस हैं उसके अंदर, वो चलती हैं, ठीक है। बाकी तो नॉर्मली हमारी तकरीबन मतलब इनके साथ सेम ही है, ठीक है। ये रीसेंट टाइम का पेपर पकड़ लें आप लोग, इसका सोल्यूशन भी आईकेएफ वाला ही है, क्योंकि अपने वाला तो हम बनाएंगे खुद, ठीक है। तो आईकेएफ वाला फिर आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। जिसके अंदर से पहला सवाल हम ये वाला डिस्कस करने लगे हैं। कितनी देर की क्लास हो गई है वैसे? तो 1 घंटा 30 मिनट तक तो जाने देना, 1.5 घंटे तक तो हो जाए, कोई मसला नहीं है। कोशिश करूंगा उससे पहले ही हो जाए, इजी है, मुश्किल नहीं है। गुलशन एंटरप्राइजेस, ये जी रिसेंट टाइम का सवाल है, ठीक है। और ये माशाल्लाह से 16 नंबर का आया था, लेकिन इस सवाल का आप लेवल देखेंगे, उसका लेवल इजी है। एक एंट्री जो है ये भी आपको मैं करवाऊंगा, आपको हो अच्छा ये तो इंट्रो वाली एंट्री थी, प्री पेमेंट की सादा सी एंट्री थी, ठीक है। सिर्फ वो आपको बतानी है, उसके अलावा कोई मसला नहीं सवाल के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कर लें अपनी रिसेंट टाइम का, आपके पास पेपर आ गया हुआ है। और दूसरे सवाल वो कॉपी हो गए भाई, जो 3-4 और हैं वो हो रहे हैं, चलो ठीक है, वो बाद में करने वैसे भी। लेकिन आई थिंक इसके बाद में शायद मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में मूव कर जाऊं, तो उसके बाद फिर मैंने वो करवाना है, बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, एक ही रहता है, आईकेएफ की किताब में भी है, पास पेपर का सवाल है, आईकेएफ क्वेश्चन बैंक में भी है, पास पेपर भी है 2020। जिसको लगे कि रेलेवेंट कॉस्टिंग मुझे बिल्कुल सही आता है, उसको वो सवाल तब करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने एंड के लिए रखा हुआ था। आपने किया था रिंग लिमिटेड अपनी जिंदगी में? किया था?
भाई जब पास की थी तो देखो उसने रिंग लिमिटेड किया था तो पास हो गया था असगर, देखो लो, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, सुने सुने सुने, सवाल पढ़ लें, सवाल पढ़ लें ज़रा। ऑनलाइन वालों के लिए ज़्यादा ना हो जाए, पार्ट 2 कर लेते हैं, है ना, 1 घंटे की ब्रेक हो जाए उनको। आप लोग ऑनलाइन वालों ज़रा ब्रेक करो, उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू करते हैं।